हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अब धीरे धीरे जो है एकदम नज़दीक आने लगा है। तो हम आप लोगों के लिए एक सीडीपी की क्लास लेकर के आए हुए हैं, जो क्लास जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कथन और कारण वाले ही क्वेश्चन हमने रखा हुआ है। और कथन कारण वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग इस समय चल रहा है। 3-4 साल से जो है एग्ज़ाम में कथन और कारण वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि आधे से ज़्यादा पेपर में आप लोगों का कथन और कारण वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज सीडीपी का कथन और कारण वाले क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग को फटाफट चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख करके बताया करिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन में कथन जो है कह रहा है कि निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा अधिगम का सुगम करता यानी कि फैसिलिटियर होती है। और कारण कह रहा है निर्माणवाद के अनुसार विद्यार्थी अपने ठोस अनुभव एवं पूर्व ज्ञान के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब कि ऊपर वाले पहले कथन को पढ़ते हैं, तब सेकंड वाले ऑप्शन में यानी कि कारण वाले में आप लोग क्योंकि लगा करके पढ़ा करिए। और वहीं अगर नीचे से वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कारण वाला अगर पहले पढ़ते हैं तो उसमें इसलिए लगा करके पढ़ा करिए। तो इससे आंसर आप लोगों का गलत नहीं होगा और इसका राइट आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए हम नीचे वाले से शुरुआत कर करके देखते हैं कि निर्माणवाद के अनुसार विद्यार्थी अपने अनुभव एवं पूर्व ज्ञान के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका ज्ञान प्रदान करने वाले की अपेक्षा अधिगम का सुगम करता फैसिलिटियर के रूप में होता है। मतलब शिक्षक जो होता है वह जो है सुगम करता के ही रूप में तो होता है। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों ही बिल्कुल राइट हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन हमारे विकल्प जो हैं वो कह रहे हैं कि कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं। कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सी वाला कि कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है। और चौथा कह रहा है कि कथन असत्य है और कारण सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही इसका सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें यही तो कहा गया है कि विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान को ग्रहण करता है, और इसमें जो है कि अधिगम करता सुगम करता फैसिलिटियर के रूप में होता है। शिक्षक जो होता है वह सुगम करता के रूप में होगा। तो यही तो उसका मतलब की व्याख्या कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले का व्याख्या कर रहा है। तो आप लोगों का पहला वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कथन कारण का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है पियाजे के अनुसार सभी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास जो होता है समान गति से होता है। ये सही है या गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कारण में क्या लिखा गया है, संज्ञानात्मक विकास की गति प्रत्येक बालकों में भिन्न हो सकती है। अब जो है कि संज्ञानात्मकता में प्रत्येक विद्यालयों में बच्चे जो होते हैं एक तरीके के नहीं होते हैं, व्यक्तिगत प्रकार के भिन्नता के आधार पर बच्चे होते हैं। मतलब ये वाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कहा गया है कि पियाजे के अनुसार सभी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समान गति से होता है। तो कोई बच्चा जो है कि मंद बुद्धि का, प्रखर बुद्धि का है, एक विकलांग है, एक समान है, तो सभी में समान प्रकार का विकास हो ही नहीं पाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, मतलब कि यही इसमें कथन और कारण की सही व्याख्या करने वाला ऑप्शन ही वैसे ही कट गया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि पहला वाला ही असत्य था, दूसरा वाला सत्य था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला असत्य है। इसमें तो व्याख्या करने का काम ही नहीं होगा, क्योंकि पहला ही गलत हो गया। पहला गलत होने से दूसरा वाला हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता, वो पहले ही आंसर पता चल जाता है। नेक्स्ट नंबर यानी तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों को हमारा सेक्शन कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कहता है वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडडीपी में अधिक दक्ष व्यक्ति के सहयोग से बालक उच्च स्तर का अधिगम कर सकता है।
इसमें क्या कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मतलब कि वाइगोत्स्की साहब जो होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के ही लिए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं सही है कि नहीं है। निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZDP, ये भी वाइगोत्स्की के अंतर्गत आता है। ZDP का मतलब होता है पाढ़, मतलब कि सहायता देना, जो आप लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं वही होता है निकटस्थ क्षेत्र में। अधिक दक्ष व्यक्ति के सहयोग से बालक उच्च स्तर का अधिगम प्राप्त कर सकता है, ये भी बात सही है। अब आप मतलब कि बातें तो दोनों सही, अब ये देखना है कि हमें व्याख्या इसकी कर रहा है कि नहीं, मतलब कि इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। अब ऊपर से पढ़ के देखें चाहे नीचे, ऊपर से पढ़ते हैं तो क्यों लगाते हैं, नीचे से पढ़ते हैं तो इसलिए लगाते हैं। अब ऊपर वाले में हमने इसलिए लगा कर देखा था, अब चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन में हम क्योंकि लगा करके देख लेते हैं। तो पहले वाला पढ़ते हैं। कथन, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि निकटस्थ विकास क्षेत्र ZDP में अधिक दक्ष व्यक्तियों के सहयोग में बालक उच्च स्तर का अधिगम प्राप्त कर लेता है। मतलब कि दोनों ही सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें भी, इसका पहला वाला, क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। कथन और कारण की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर तीसरे का पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर हो गया, अब चौथे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर कहता है निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अंक प्रदान करना है। और कारण कह रहा है कि निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया था, ऊपर करके देखिए क्या हो जाएगा, तब हम आप लोगों को आंसर बताते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंक प्रदान नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है आप लोगों का पहला। जबकि इसमें लिखा है कि निदानात्मक मूल्यांकन का उपयोग अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तभी तो जब पहचान कर लेंगे तभी तो हम उपचार उसका कर पाएंगे, तभी तो हम उस चीज़ का निदान कर पाएंगे। तो सेकंड वाला मतलब कि कारण वाला बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि कथन यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंक प्रदान करना, ये नहीं होता है, ये गलत होता है। जब हम विद्यार्थियों को अंक प्रदान करेंगे तो ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो चौथे का जो हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, कि पहला गलत है और दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है दूसरा सही है, तो व्याख्या करने का काम ही नहीं पड़ा। तो ये भी आप लोगों का राइट आंसर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है हमारा। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कथन कहता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रखकर किया गया शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। कारण कह रहा है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को सीखने की गति, रुचियाँ, क्षमताएं समान नहीं होती हैं। अब कारण तो बिल्कुल सही है इसमें लिखा गया है, लेकिन कथन कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया गया है शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। अब देखते हैं कि दोनों की व्याख्या करता है कि नहीं है। सभी विद्यार्थियों के सीखने की गति, रुचि तथा क्षमताएं समान नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर विचार किया गया शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसकी सही व्याख्या करता है। मतलब कि पहला वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अब तो 5 का आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छठवां क्या कहता है, ब्लूम के वर्गीकरण। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण में विश्लेषण उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल होता है। मतलब कि ये तो बात सही कह रहा है वो। अब कारण को देखते हैं, कारण क्या कहता है और कारण सही है भी या नहीं। विश्लेषण के तथ्य एवं उनके पारस्परिक संबंधों की पहचान की जाती है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल ही सही है। तो दोनों बातें सही है। अब व्याख्या देखते हैं। विश्लेषण तथा तथ्यों में उनके पारस्परिक संबंधों की पहचान की जाती है, इसलिए ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। नीचे वाले का ऊपर वाला जो है बिल्कुल ही सही सटीक तरीके से व्याख्या करता है। तो इसका भी ऑप्शन जो हो जाएगा पहला वाला ही हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं तथा कारण एवं कथन की सही व्याख्या करता है। तो पहले छठवें का पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ए।
नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का कहता है, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। ये बात तो गलत हो गई। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसरों में एक साथ सीखने पर बल देती है। तो यही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी कि बी वाला सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। अब समावेशी शिक्षा है तो इसमें हम विविध प्रकार के हमारे क्लास में बच्चे आएंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा है। अब सबको हम अलग अलग विद्यालय में तो पढ़ाने के लिए नहीं भेज पाएंगे, मतलब कि जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है, अब उसके लिए तो हम अलग से दिव्यांग विद्यालय नहीं खोल पाएंगे ना, कि दृष्टिबाधित के लिए अलग, पैर से विकलांगों के लिए अलग, मंद बुद्धि के लिए अलग, प्रखर बुद्धि के लिए अलग, समावेशी के लिए अलग। तो ऐसा नहीं हो। समावेशी का मतलब ये सभी को समान दृष्टि से देखना, सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सी हो जाएगा, मतलब कि इसका भी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे जो लिखा हुआ है कि कथन ए असत्य है किंतु कारण जो होता है सत्य है, यानी कि नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। तो पहला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा कहता है 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कथन कह रहा है, सीखना अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार परिवर्तन है। अच्छा है। और कारण कह रहा है, सीखना केवल जन्मजात परिपक्वता का परिणाम होता है, या केवल जन्मजात होता है। बताइए आप लोग। ऐसा भी होता है क्या कि केवल जन्मजात होता है, जबकि सीखने की प्रक्रिया हमारी जो होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। जब से बालक जन्म ले लेता है, बुढ़ापे तक ये जीवन जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक यह प्रक्रिया चला करती है। तो ये वाला ऑप्शन लोगों का सही है, यही है कि नहीं है, तो ये वाला गलत है, जबकि यही सही है। सीखना अपेक्षाकृत व्यवहारिक स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। अब आप लोग मोटिवेट हैं, आप लोगों को सीखने की, पढ़ने की इच्छा है, तभी तो आप लोग हमारे चैनल पर आए हुए हैं, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है कहा गया कि कथन और कारण दोनों ही सत्य है, तो दोनों सत्य नहीं है, इसमें भी दोनों सत्य नहीं है। अब नीचे वाला तो सत्य है, ऊपर वाला सत्य नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बंडूरा के अनुसार अनुकरण द्वारा भी अधिगम होता है। कारण क्या कहता है, बच्चे दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं। ये दोनों ही बातें सत्य हैं, तो इसका व्याख्या भी करता है। तो मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों का। 9th का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर कहता है हमारा 10वां नंबर पर, आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइबर की संख्या हमारे में बहुत कम है, आप लोग बढ़ाइए इसे। हम आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट ढूंढ कर लाते, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट केवल सत्र के अंत में किया जाता है। तो ये बात गलत हो जाती है, केवल सत्र के अंत में तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा के दौरान हर दूसरे तीसरे महीने या हफ्तेवारी में किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम के दौरान सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना होता है। अब यही तो होता है प्रतिपुष्टि देना, मतलब कि नहीं होता है, बताइए आप लोग। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, केवल फीडबैक देना कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, हम उसे ग्रेड के अनुसार करेंगे। बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम के दौरान प्रतिपुष्टि देना होता है, मतलब कि ये सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर भी डी वाला, यानी कि पहला सही है और मतलब कि पहला गलत है, नीचे वाला सही है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, प्रेरणा अधिगम को प्रभावी बनाती है। कारण क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्यार्थी सीखने के कार्यों में अधिक सक्रियता एवं रुचि दिखाते हैं। अच्छा, आप लोगों के वीडियो में, मतलब मोबाइल में आप लोगों के हमारी आवाज़ जो है प्रॉपर तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है, ये आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा माइक जो होता थोड़ा सा इसमें पानी चला गया हुआ है। तो वही हमने पूछा कि आप लोगों से कि हमारा
आवाज़ इसमें जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकी तो सही ही चल रहा है इसमें। प्रेरणा अधिगम को प्रभावी बनाती है, कारण है प्रेरित विद्यार्थी सीखने के कार्यों में अधिक सक्रियता एवं रुचि दिखाते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्रेरणा जो होती है, मतलब मोटिवेशन जो होता है, अधिगम पढ़ाई को आप लोगों के प्रभावी बनाएगी। अब आप लोग मोटिवेट रहेंगे तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा, तभी आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे, तभी आप लोगों का मन लगेगा। मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो आप लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बस मोबाइल उठाएंगे, रील देखते हुए ऊपर सरकाते हुए चले जाएंगे। और नीचे लिखा प्रेरित विद्यार्थियों को सीखने के कार्यों में अधिक सक्रियता एवं रुचि दिखाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है और दोनों ही कथन कारण सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। मतलब 11 का ए वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। अब बताइए आप लोग, केवल एक ही प्रकार की बुद्धि कहाँ होती है? इसमें तो गति बुद्धि हर प्रकार की। तो इसमें जो कहा गया है कि केवल एक ही प्रकार की, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाता है। गार्डनर ने अनेक प्रकार की बुद्धियों का प्रतिपादन किया है, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। यानी कि 12 में भी क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए असत्य है और आर सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, मतलब कि लास्ट वाला ही आप लोगों का सही हो जाएगा कि कथन असत्य है किंतु कारण जो होता है वह सत्य है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर कहता है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास करना होता है। कारण क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सीसीई में शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब कि सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को समग्र विकास करना होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए मतलब कि समग्र विकास करना होता है, क्यों होता है, क्योंकि सीसीई में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है और सही ही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा पता है आप लोगों को? इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, बुद्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि आईक्यू की सफलता का एकमात्र निर्धारक होती है। कारण क्या कहता है, कारण कह रहा है कि सफलता पर भावात्मक, सामाजिक तथा प्रेरक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, मतलब कि बुद्धि ही सफलता का एकमात्र निर्धारक होती है, बाकी और कुछ नहीं होता है। बताइए आप लोग, एकमात्र शब्द जहाँ जाता है वो निगेटिव वर्ड होते हैं। तो निगेटिव वर्ड के तौर के तरीके पे हम इसे एकमात्र हो गया या फिर ही हो गया या केवल हो गया, ये सारे के सारे निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ये आप लोग देखते ही काट दिया करिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नीचे वाला, मतलब सही होगा। तो नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ए असत्य है और कारण जो होता है सत्य, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। फिर इसके हिसाब से यही आप लोगों का करेक्ट होगा भी, 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। कथन क्या कहता है, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण की अपेक्षा बाल केंद्रित शिक्षण अधिक प्रभावी माना जाता है। ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि स्कूलों में अब जो है शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, बल्कि हम जो है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो होता है, हम विद्यार्थियों में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत छात्र केंद्रित मतलब पढ़ाई को विशेष तौर पर ज़्यादा बल देते हैं। तो यही इसमें बाल केंद्रित शिक्षण में अधिक प्रभावी माना जाता है। ये बात बिल्कुल ही सही कही गई है। और कारण कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकताएं, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है, मतलब कि ये दोनों ही सही हैं। अब देखते हैं व्याख्या करता है कि नहीं। चलिए नीचे से पढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि विद्यार्थी इस केंद्रित शिक्षण की अपेक्षा बाल केंद्रित शिक्षण में अधिक प्रभावी माना जाता है। तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब कि ऑप्शन 15वें का ए वाला बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। आप लोग फटाफट से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और आप लोग ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वाली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर के आएँ। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग असंभव होती है। और कारण जो होता है पूर्व अधिगम नई परिस्थितियों में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। तो इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये जो है अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो होता असंभव होता, तो ये असंभव शब्द ही ये गलत है, क्योंकि ये संभव होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से ही बच्चा सीख पाता है। अब जैसे हमने आप लोगों को मातृभाषा, कोई बच्चा है वो मातृभाषा में सीख करके आता है, तो हम उसे मातृभाषा में अगर पढ़ा करके सिखाएंगे दूसरी भाषा को, तो वह उससे जोड़ करके सिखाने पे वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो वही इसमें कहा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र के तरीके से सिखाना ही इसमें अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। पहला ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है कि पूर्व अधिगम और नई परिस्थितियों में प्रदर्शन को प्रभावित करता है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाए। मतलब कि सेकंड वाला कारण वाला सही है, पहला वाला असत्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन असत्य है और कारण जो होता है वो सत्य है आप लोगों का। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है आंतरिक बाह्य प्रेरणा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। अब आप लोग अंदर से अगर मोटिवेट हैं तो आप लोगों को पढ़ने के लिए कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप लोग अंदर से ही अगर मोटिवेट हैं तो आप लोग कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। अब किसी भी बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसका फुटबॉल खेलने का मन, आप ज़बरदस्ती उसे बैठा करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, वो इधर उधर ध्यान भटकाएगा। ADHD यानी कि इसके अंदर ADHD वाली भावना जो होती है उत्पन्न हो जाती है, अति सक्रियता वाली भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस का जो मतलब कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंतरिक प्रेरणावृत्ति की रुचि एवं आत्मसंतुष्टि से उत्पन्न होती है, ये बात भी सही है। अब आप लोग जैसे कि CTET का एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए कि आप लोगों का CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। अब हम टीचर के तौर पर तो हम सभी को यही आशीर्वाद देंगे कि हमारे सभी विद्यार्थियों, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए, CTET पास हो जाए और सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, आप सभी उसमें प्रतिभागी बने। अगर आप लोगों का CTET क्वालिफाई हो जाता है तो आप लोगों को पढ़ने के लिए अंदर से प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। यही इसमें मोटिवेट कहा गया कि आंतरिक प्रेरणा एवं रुचि संतुष्टि से उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं। कथन और कारण की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 17 का। 18वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन यानी कि कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अब कारण क्या कह रहा है, कोहलबर्ग में नैतिक विकास को भिन्न स्तर एवं अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। हाँ भाई, कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित होता है। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को विभिन्न स्तर एवं अवस्थाओं में विभाजित भी किया है, इसलिए नैतिक विकास से संबंधित होता है। तो पहला ही ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। 19 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। रटकर सीखना अर्थपूर्ण अधिगम का सर्वोत्तम उदाहरण होता है। रटकर सीखना यानी कि अनुकरण करके सीखना। और रट्टाफिकेशन से हम किसी भी चीज़ को कुछ दिनों के लिए तो याद कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के तौर पर वह याद नहीं रहती है और वह भूल जाती है। मतलब कि पहले वाला गलत हो जाएगा। कारण है अर्थपूर्ण अधिगम में नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ा जाता है। बिल्कुल ही सही बात है। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं तो पहले हम बच्चे का पूर्व जानकारी के तौर पर देखते हैं कि उसकी पिछली जानकारी कितना है। हम किसी भी बच्चे को नए टॉपिक डायरेक्ट नहीं पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को उस विषय के बारे में पिछला कुछ याद है, पता है या नहीं पता है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब हम डायरेक्ट उसे वाक्य शब्द संरचना नहीं बता पाएंगे। हम सबसे पहले उस बच्चे को छोटा बड़ा ये चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, तब हम उसे बताएंगे कि इससे शब्द बनता है, फिर इससे वाक्य बनते हैं। इस प्रकार से मुझे समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि पहला वाला तो गलत हो गया, अब नीचे वाला सही है। मतलब कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं।
नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक कक्षा विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। कारण है, लोकतांत्रिक वातावरण में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने एवं अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, आज का हमारा आखिरी, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए थे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक एवं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कितने आप लोगों के सही हुए ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। लोकतांत्रिक कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और लोकतांत्रिक व्यवहार जो होता है, विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने, विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। मतलब कि अगर कोई बच्चा है, उसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें सभी बच्चों को अवसर देता है कि प्रश्न पूछने और हम उसका आंसर बताने में, तभी उस बच्चे के अंतर्गत जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तभी वह बच्चा सही ढंग से उस चैप्टर को समझ सकेगा। अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम कोई कहानी सुनाते हैं, कहानी से मिलने वाली सीख, कहानी के छोटे छोटे पार्टों को हम उस बच्चे से पूछते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था, इस कहानी में ऐसा क्यों हुआ, ये सभी बच्चे से पूछते हैं। और बच्चा अगर बता लेता है तो हमें इस चीज़ को समझ में आ जाता है कि बच्चे में नैतिक मतलब कि उसका विकास हो चुका है और डेवलप हो चुका है। प्रश्न पूछने और विचारों को व्यक्त करने का भी अवसर उसमें मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कथन एवं कारण दोनों ही सत्य हैं। कारण और कथन की सही व्याख्या करता है। तो 20 का आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि हमारा चैनल और क्लास आप लोगों को कैसी लगी और हमारा क्वेश्चन आप लोगों ने कितने सही किए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम किस पर लेकर के आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।